4 बजे जब हम वहाँ पे पहुँच गए, मैं और औरंगजेब और फरमान सेक्रेटरी सनाउल्लाह के दफ्तर में बैठे थे, मैंने सीएम साहब को फ़ोन किया। फ़ोन करके मैंने सीएम साहब को बताया कि हमने ये चीज़ें फाइनल की हैं और अभी 4 बजे हमने मीटिंग रखी है। सीएम साहब ने कहा ठीक है। इसमें थोड़ी सी उसकी तजवीज़ थी, वो ये कह रहे थे कि 3 दिन जो आपने कंप्लीट लॉकडाउन रखा, इसमें भी सुबह टाइम दे दें हम दुकानदारों को। तो मैंने कहा चलो हम मीटिंग में इस पर बात कर लेते हैं। 4 बजे मीटिंग हो गई, सारे मेम्बरान वहाँ पे सेक्रेटरीज में मिनिस्टर्स आ गए। तो वहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस, उन्होंने ब्रीफिंग दे दी SOPs के ऊपर। और मैंने वहाँ पे सीएम साहब के हवाले से कहा कि सीएम साहब ने कहा कि इसको लॉकडाउन 3 दिन जो, उन्होंने कहा नहीं इसमें मसाइल होंगे, कंप्लीट लॉकडाउन रखेंगे। हमने कहा चलो ठीक है, हमने उनकी बात मान ली। और SOPs उन्होंने जो बनाई थी, हमने तकरीबन उनको 1-2 हमारी तजावीज़ थी, उन्होंने इंटर डिस्ट्रिक्ट हमारी ये थी कि ट्रैफिक को खोल दें। उन्होंने कहा नहीं ये नहीं होता। हमने कहा चलो ठीक है। उसमें कोई इख्तलाफ नहीं था कि हम ये कहें कि हम ये करेंगे, आप वो इस पर इख्तलाफ करें या वो जो उन्होंने किया, इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। सारी चीज़ें तय होती गई। जाके शम्स मीर मेरे साथ बैठा था। शम्स मीर ने मुझे ये कहा कि 5:30 बजे मैंने प्रेस क्लब में टाइम दिया है जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। तो मैंने टाइम देखा तो तकरीबन 5:45 हो गए थे। हमने उसको क्लोज किया, फाइनल किया। उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, ना किसी एक को इख्तलाफ था, कुछ था। सारी चीज़ें करके उन्होंने प्रिंट करके हमें दे दिया। तो हम उठ गए बाहर निकलने के लिए। उठ गए तो होम सेक्रेटरी सामने बैठा हुआ था। उसने मुझे कहा कि अभी आप पब्लिक नहीं करें। मैंने कहा क्यों नहीं करें? उसने कहा कि अभी एपेक्स कमेटी ने फैसला करना है। तो मुझे एकदम से शौक हो गया। मैं हकीकत बताता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं एक लफ्ज़ अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के कहता हूँ कि इधर उधर या मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरी आदत है नहीं झूठ बोलने को। मुझे एकदम से ऐसा लगा कि मुझे कोई मतलब वो, मैंने कहा यार देखो, अगर अपेक्स कमेटी ने फैसला करना था तो हमें इतने दिनों से तुमने आप लोगों ने क्यों पार करवाया? 13 तारीख को हमने मीटिंग की, आपने कोई अपेक्स कमेटी का जिक्र नहीं किया। 15 को आज सुबह से हम आपके दफ्तर में आए, दूसरी जगहों में आए, किसी ने अपेक्स कमेटी का जिक्र नहीं किया। सीएम साहब से हमारी बात होती रहती है, उसने अपेक्स कमेटी का जिक्र नहीं किया। पूरे पाकिस्तान में ठीक है अपेक्स कमेटी है हर शोबे में, लेकिन वहाँ की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो डिसीजंस लेती है। लेके पॉलिटिकल जो उजरा हैं वो अनाउंस करते हैं। हमने तो यही देखा है, सिंध में भी यही हो रहा है, KPK में यही हो रहा है, पंजाब में भी यही हो रहा है, बलूचिस्तान में भी यही हो रहा है, आज़ाद कश्मीर में भी यही हो रहा है। तो यहाँ पे चलो अगर अपेक्स कमेटी ने करना था तो हमें कोई इतराज नहीं है, हम क्यों काम इतने दिनों से। तो आगे से उसने मुझे कहा कि मैंने तो कह दिया करना, तुम अब आगे तुम्हारी मर्जी। वो एक धमकी आमेज लहजे में उसने कहा तो मैंने भी, मुझे भी गुस्सा आया था। मैंने कहा तुम 2 टके के सेक्रेटरी तुम कौन हो? उस पर हमारी वहाँ गुता लड़ाई हो गई, ताकि हो गई। हमें पकड़ के बाहर निकाला उन्होंने, उसको भी अलग किया, मुझे भी अलग किया। उसके बाद मैं और शम्स मीर और औरंगजेब आगे लॉन और जो आगे बाग है चिनार बाग, वहाँ पे अंधेरा हो गया था, रात को खड़े थे। तो यही बातें वो मुझे कह रहे थे कि कूल डाउन, ये वो इस तरह की बातें कर रहे थे। शम्स मीर साइड पे होकर सीएम साहब से मैंने सुना नहीं क्या बात की, 12 बात की उसने। वापस आके शम्स मीर ने मुझे ये कहा कि सीएम साहब कह रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करो जाके। तो लेकिन उसने कहा कि पहले हम जाते हैं अंदर सनाउल्लाह के कमरे में, 1 कप चाय पीते हैं फिर जाते हैं। मैंने कहा ठीक है। अंदर गए, सनाउल्लाह के कमरे में सारे सेक्रेटरी बैठे हुए थे, होम सेक्रेटरी भी वहाँ बैठा था।
तो मैं उससे जाके गले मिला, उसने भी सॉरी किया, मैंने भी सॉरी किया, बात खत्म हो गई। वहाँ हमने चाय भी पी, वो मसला रफा दफा हो गया। वहाँ से हम बाहर निकल के औरंगजेब और शम्स मीर ने मुझे कहा कि जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी। मैंने कहा मुझे नहीं ले जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा देखो ये जो तरक्की हो गई है अच्छा नहीं हुआ, मैं खुद अच्छा फील नहीं करता हूँ। वहाँ पे ले जाएंगे तो साथी सवाल करेंगे तो मैं अच्छा फील नहीं करता हूँ, इसलिए आप लोग जाके अगर करना है प्रेस कॉन्फ्रेंस, नहीं भी करना आपकी मर्जी, अगर करना है तो जाके दोनों करें। उन्होंने कहा नहीं, आप चेयरमैन हैं कमेटी के, आपको आना जरूरी है। तो मैं आखिर में मजबूर किया, तो मैंने कहा चलो ठीक है जाते हैं। इधर आए, आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बातें हुई, शम्स मीर इधर बैठा था और इधर मैं इधर फरमान इधर बैठा था। हमने जो कुछ फैसले हुए थे वो आपको पढ़ के सुनाए और आपने सवाल भी किए, जो हमने जवाब दिए। उसके बाद यहाँ से हम लोग चले गए, मैं धनियोर चला गया, जाके मैं रात को सो गया। सुबह उठा तो एक तूफान खड़ा हुआ था, रात को नोटिफिकेशन हुआ है। अब मुझे नहीं पता था, मुझसे किसी ने मशवरा भी नहीं किया, ना मुझे किसी ने पूछा कि उन्होंने ये कहा है कि ये जो फैसले हुए थे वो कल फैसला अपेक्स कमेटी करेगी और कल लॉकडाउन रहेगा। यही हुआ ना? इसके अलावा तो कोई। तो मैंने जब मैं दफ्तर में आया तो मुझे मेरे साथियों ने सोशल मीडिया खोल के दिखाया, तो मैंने कहा ये मेरी बेइज्जती नहीं है। एक चीज जो इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं थी, एक चीज जो तय हो गई सबके सामने। सीएम साहब ने हमें कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, चलो अगर अपेक्स कमेटी ने करना था तो होना ये चाहिए था कि होम सेक्रेटरी को या जिसको भी जाना था जाके सीएम साहब से बात कर लेते। सीएम साहब को कहते, सीएम साहब अगर हमें कहता प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करो तो हम नहीं करते। हम सीएम साहब के कहने पर हमने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तमाम ऐलान किए और रात को ये नोटिफिकेशन सुना। रात को 12 बजे या 1 बजे नोटिफिकेशन हुआ जिस वक्त भी हुआ। बाहर मैंने ये सोचा, अब आता हूँ मैं इस तरफ कि मैं क्यों यहाँ पर आ गया। मैं ये समझता हूँ पूरे तमाम पाकिस्तान के सूबों में मैंने जहाँ भी देखा है, सूबाई हुकूमत वहाँ की काबीना फैसले करती है। ऐलानात जो भी होते हैं वो सूबाई काबीना के मेंबरान, कोई मिनिस्टर या कोई आके सामने आके ऐलान करता है। जैसे सिंध में हो रहा है, मुराद अली शाह कर रहा है, या दूसरे सूबों में हो रहा है। इसी तरह हमारी भी एक सूबाई हुकूमत है, हमें लोगों ने वोट देकर मुंतखब करके इस असेंबली में भेजा है और हम काबीना में वज़ीर आला है, हम मिनिस्टर्स हैं। एक चीज जो तय हो गई, फैसले हो गए, वो अनाउंस करना हमारा हक है। एक सेक्रेटरी को यह हक नहीं पहुंचता है वो हमें मना करे कि आप ये नहीं करें। चलो वहां पे जो भी हो गया तलखी हो गई, उसके बाद बात खत्म हो गई। लेकिन रात को हमसे पूछे बगैर फिर नोटिफिकेशन करना कि इनकी जो बात है वो कालादम हो गई और ये लॉकडाउन रहेगा, ये रात को किसने किया था, किस तरह हुआ, ये मुझे नहीं पता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये डॉक्टर इकबाल की बेइज्जती नहीं है, ये पूरी गिलगित बल्तिस्तान की कौम की बेइज्जती है, ये एक मुंतखब हुकूमत की बेइज्जती है। इसलिए मैंने ये फैसला किया कि मुझे 1 मिनट के लिए भी इस हुकूमत के अंदर रहने का जवाब नहीं। जब इस लेवल पर हमारी बात नहीं मानी जाती है और हमें इस तरह से हमारी इंसल्ट की जाती है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे साथ दूसरे मेंबरान या दूसरे मिनिस्टर भी, हर कोई अपना एक उनका वो होता है, सोच होती है उनकी। कोई इसको नॉर्मल लेता है, उसकी मर्जी है। कोई इसको अगर समझता है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये उसकी मर्जी है। मैं बहैसियत मिनिस्टर, वजीर, मेरे साथ ये पहली दफा हुआ। मैं हालांकि चेयरमैन था,
इस कमेटी का, और वो कमेटी भी काबीना ने बनाई थी, जहां पर चीफ सेक्रेटरी था, आईजीपी था, वहां पर सारे सेक्रेटरीज थे, सारे मिनिस्टर्स थे। वहां पर काबीना के अंदर ये कमेटी बनी थी और मैं एडवाइजर चेयरमैन, वहां पे नोटिफिकेशन हुआ था। तो मैं ये समझता हूं कि ये पूरी काबीना की तौहीन है, पूरी गिलगित बाल्टिस्तान की मुंतखब हुकूमत की तौहीन है। और मैं जो मेरे जो साथी यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने मुझे वोट देकर इस असेंबली तक पहुंचाया है, इन सब की तौहीन है कि एक सेक्रेटरी आगे से हमें डिफाई करे और कहे कि मैं आपकी बात नहीं मानता हूं। जब नहीं मानते थे तो ये पहले दिन कहते थे। हमें इस तरह से इतने दिनों से हमें पार करवा के आखिर में इस तरह से कहना, जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ जा रहे थे तो ये कहना, और फिर उसको अपनी बात पे अड़ जाना कि रात को फिर नोटिफिकेशन करके हमारी उसको वो जो फैसले थे उसको कालादम करा देकर अपनी बात पे। तो ये मैं समझता हूँ कि मैं पहली दफा मुझे जब से मिनिस्टर बना हूँ मेरे साथ इस तरह का कोई वाकया नहीं हो गया था। अगर होता तो मैं उसी वक्त इस्तीफा दे देता। और दूसरी बात मैं ये समझता हूँ कि आज अगर हम इतने बेबस हैं इस ब्यूरोक्रेसी के सामने, तो इसकी सबसे बड़ी वजह हमें आईनी हुकूक हासिल नहीं है। आज अगर हमारा एक भी आदमी वफाकी काबीना के अंदर होता तो हमारी ये हालत नहीं होती। एक भी आदमी अगर सेनेट में होता तो हमारी ये हालत नहीं होती। कौमी असेंबली में एक हाथ हो तो वो कौमी लेवल पर हमारी बात उठाता, वहां पे कोई है नहीं, जिसकी वजह से हम ये जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सेक्रेटरीज हैं, जो 18 ग्रेड के ऑफिसर हैं, इनके सामने भी हमारी हम बेबस हैं। तो इसलिए मैं ये समझ में किसी पे इल्जाम नहीं लगाता हूँ, न किसी पार्टी के खिलाफ, न किसी हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि उनका अपना अपना एक तरीकेकार है, चलता है। लेकिन हमें आईनी हुकूक ना होने की वजह से हमारी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसका वाहिद हल ये है कि हमें अगर आईनी हुकूक मिल जाते। उस दिन सदर साहब आए थे एयरपोर्ट पर, जब चीफ सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग दी उसके बाद मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा मैं बात करना चाहता हूँ। उसके पास टाइम नहीं था, जल्दी जल्दी मुझे रोकने की। मैंने कहा नहीं, मैं बात कर नहीं छोड़ूंगा। वज़ीर-ए-आला भी थे, गवर्नर भी थे, वहाँ शायद कुछ साल के लिए बैठे हुए थे मुजाहिद। मैंने कहा मैं बात करना चाहता हूँ। मैंने बात की अपनी। मैंने कहा सदर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आप आए हैं, लेकिन आप अगर आए हैं तो कुछ करके जाएं। वो ये कि उसने कहा जल्दी जल्दी अपनी तजावीज़ दे दो। मैंने कहा देखो, हमारे पास ये जो इस वक्त जो हालत है, हेल्थ की जो हालत है बहुत ही खराब है। आपने हमें वेंटिलेटर दे दिया है, 5 या 7 वेंटिलेटर दिए। वेंटिलेटर से इंसान की जिंदगी नहीं बचती। मैंने कहा कि देखो, पहले आप एयरपोर्ट बनाते हैं, अमले को ट्रेनिंग देते हैं, फिर आप जहाज खरीदते हैं। मैं उधर गया था मोहम्मदाबाद हॉस्पिटल में उसी दिन सुबह। मैंने कहा कि आपके पास कितने पेशेंट हैं? उन्होंने कहा हमारे पास 10 मरीज हैं कोरोना के। मैंने कहा कि आईसीयू, उन्होंने कहा ऊपर ले जाके एक कमरा दिखाया जिसकी खिड़की भी टूटी हुई थी, अंदर एक वेंटिलेटर पड़ा हुआ था, एक पुराना बेड उन्होंने रखा। मैंने कहा इसको ऑन करो, नहीं, उनको पता नहीं था। मैंने कहा फर्ज करो पेशेंट यहाँ पे कोलैप्स हो जाता है, अब कैसे करेंगे? आपके पास डायग्नोस्टिक है नहीं है, ईटीटी है, कुछ भी नहीं, कोई मेडिसिन है, कुछ भी नहीं। मैंने कहा कि सर आपका ये क्या फायदा है इसका? खाली वेंटिलेटर से इंसान की जिंदगी नहीं। इसी वजह से 3 अमवात हो गए, एक डॉक्टर के साथ 2 पैरामेडिक यहाँ पे बहुत हो गए। मैंने वहाँ पे ये कहा कि मैंने अपने मलेशिया का, मेरा 15 साल वहाँ एक्सपीरियंस है। मैंने सदर साहब को ये कहा कि वहाँ पे क्या तरीकाकार होता था। मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे ये होता था कि सार्स आया, बर्ड फ्लू आया, H1N1 की जो वायरस आया, एक मरीज पूरे मुल्क में डिटेक्ट होता, दूसरे दिन वो हमें अलर्ट भेजते थे आईसीयू में, कहते थे कि आप तैयार हैं, हम तैयार रहते थे। दूसरे दिन हेल्थ मिनिस्ट्री से एक्सपर्ट आते थे, हमें आके ट्रेनिंग देते थे उस बीमारी के हवाले से। दूसरा,
अपनी प्रोटेक्शन के हवाले से ट्रेनिंग देते थे। मैंने सदर को कहा कि आपने ये काम पाकिस्तान में नहीं किया है, गिलगित बल्तिस्तान में भी नहीं किया है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ 3 अमवात हो गई। मैंने कहा कि हमारे पास यहाँ पर ICU ही नहीं है, आप वहाँ से एक्सपर्ट भेजें और मान लीजिए गिलगित में, चिलास में, बल्तिस्तान में 3 ICU स्टेबल। ICU ऐसे नहीं होता है कि मैं कहूँगा ICU बनाओ, नहीं होता, उसके लिए एक्सपर्ट चाहिए। हमारे पास है नहीं, हमारे पास कैपेसिटी नहीं, हमारे पास फंड्स नहीं। हमारे पास 3 या 4 डिप्लोमा स्टेटिस्ट हैं, यहाँ से भेजते हैं, वो जाके चेंज करके नहीं, कोई और की टीम भेजोगे। मैंने ये कहा है कि आप जो हमारा जो स्टाफ है, जो नर्सिंग स्टाफ है, ये ICU के लिए एक भी आदमी ट्रेन नहीं है, इनको ले जाए असेंबली में, सेनेट के अंदर हमारी नुमाइंदगी नहीं, हमारी इज्जत नहीं हो सकती है इस मुल्क के अंदर। और हमारा दुश्मन, हम शुरू से ये कहते हैं, हम कोई गलत बात तो नहीं करते, हम कहते हैं यार हमें इस मुल्क का हिस्सा बनाओ, हमें, चलो आप कहते हैं कश्मीर इशू, तो आप उबूरी सूबा बनाए, जैसे सरताज जी ने सिफारिशात दी हैं कि आप इनको कौमी असेंबली में सीटें दे दो, सेनेट में दे दो, तमाम मालियाती अदारों में दे दो और इनको उबूरी सूबा बनाओ, उससे कश्मीर इशू को भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये न करने की वजह से हमारा दुश्मन जो है वो नौजवानों के ऊपर काम करता है और उनकी जो अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है उसका फायदा उठाकर हमारे मुल्क को, हमारे इलाके को नुकसान पहुंचाना चाहता है। हम कहते हैं कि आप हमारा, ये हमारा बुनियादी हक है एक इंसान का, एक मुल्क में रहते हुए उस मुल्क के जो फैसला साज अदारे हैं उनका मेंबर बनना, ये इंसान का बुनियादी हक है जो हमें नहीं दिया गया है, और उसके लिए आवाज उठाना ये हमारा फर्ज है। इन लोगों ने मुझे इसलिए वोट दिया है कि मैं इसके ऊपर बात करूं। ये फलाना इस तरह की जो बातें, मैं कहा कि ये चीजें मैं एक तो वजाहत करूं आपके सामने क्या हुआ था, क्योंकि आपको भी ये हकाइक का नहीं पता था, कल क्या बात हुई, काबीना में क्या बात हुई, उसके बाद क्या बात हुई। लोग अपनी तरफ से स्पेकुलेशन कर रहे थे, शायद ये हुआ होगा या ये हुआ होगा, इस तरह की। मैंने कहा एक ये वजाहत दे दूं। दूसरा, ये मैंने ये सोचा कि अब मुझे इस काबीना का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। कोरोना की जो कमेटी थी चेयरमैनशिप, तो वो तो वैसे ही खत्म हो जाएगी, उसका तो कोई वो नहीं है। तो मैं यहाँ से फारिग होकर मैं CM साहब के पास जा रहा हूँ, क्योंकि सुबह मैंने CM साहब को फोन किया, रात को मुझसे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। सुबह मुझे जब पता चला तो मैंने CM साहब को कांटेक्ट करने की वजह, वो मुझे उन्होंने बताया कि वो एक मीटिंग में गए हैं। तो मैंने कहा चलो मैं अभी यहाँ पे, वो आपका 1 बजे मुझे सादत मुजाहिद ने दावत की थी, यहाँ कोई वो हो रहा है, उसमें आ जाए। मैंने वैसे भी इधर आना था, मैंने कहा चलो इधर जाते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। उसके बाद CM साहब के पास 3-4 बजे जाके उनसे बात करके ये सारी सिचुएशन को बता देते हैं, और इस्तीफा मैं अपना साथ जेब में लेकर आया हूँ, उनको दे दूंगा। ये मैं इन हालात में और इस तरह की जो हमारे साथ सलूक होता है ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, और वो भी टीम ग्रेड की सेक्रेटरी की तरफ से, तो इन हालात में मैं वैसे तो वजीर काम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। यहाँ पे ऐलान करेंगे सर कि नहीं, इधर ऐलान कर रहे हैं कि नहीं? हमें लिख के लाया हूँ, लेकिन ऐलान की बात है सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप इसको ऐलान करेंगे सर? सवाल ये है, अगर CM साहब आपके इस्तीफा को, सर अगर CM साहब आपके इस्तीफा को एक्सेप्ट नहीं करते तो क्या बदस्तूर इस काबिने का आप हिस्सा रहेंगे? ये सवाल है सर। देखो ये चीजें तो बात की, मैंने अपने तरफ से एक डिसीजन लिया है, ठीक है ना, वो लिख के भी लाया हूँ CM साहब के लिए, ठीक है ना, वो मैं ले जाके CM साहब को पेश करूंगा, ठीक है ना। आगे वो एक्सेप्ट करना या न करना वो CM साहब की डिस्क्रिप्शन स्वादिष्ट पे, ठीक है सर। सवाल तो ये है, वो अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो क्या आप उस काबिने नहीं करेंगे? तो मैं काबीना के, मैंने ये फैसला भी किया कि काबीना के इजलास में मैं कभी भी नहीं जाऊंगा, हिस्सा जरूर है। मैं बहैसियत मिनिस्टर जाके काबीना के किसी इजलास में भी शामिल नहीं होऊंगा। सर इससे लोग फिर कहेंगे यू टर्न ले, आप यू टर्न का मामला आएगा आपके पास, कहीं उधर जाके आप कहेंगे इस्तीफा नहीं, नहीं वो देखो, फिर भी यू टर्न कहेंगे। देखें वो देखो, मैंने तो डिसीजन ले लिया है, ठीक है, अपनी तरफ से। मैंने कहा कि मैं इस्तीफा लिख के लाया हूँ। CM साहब अगर सुबह होते तो शायद मैं उनको जाके CM साहब को हवाले करके आ जाता, लेकिन CM साहब नहीं थे, तो लिहाजा मैं अपने जेब में रख के आया हूँ। यहाँ से मैं फारिग होकर जाऊँगा, CM साहब को इस्तीफा दे दूंगा, उसके बाद हालात देख लेते हैं, जो भी होगा आपके सामने होगा, ठीक है ना। लेकिन मैंने ये समझा कि अगर मैं खामोश रहूंगा, कुछ भी नहीं एक्शन नहीं ले लूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, तो इसका मतलब ये होगा कि हम इतने डरपोक हैं
कि हम जो है ना एक सेक्रेटरी से डर के खामोश हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने जो डिसीजन लेना था वो मैंने कहा।